तो आइए स्टूडेंट, स्वागत है आपका विजय स्टडी पॉइंट में। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 10th हिंदी अध्याय 3, जिस अध्याय का नाम है भारत से हम क्या सीखे, जो कि एक भाषण है। और ये जो बच्चों भाषण है, ये फ्रेडरिक मैक्स मूलर के माध्यम से दिया गया है। तो आइए हम लोग इसे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ समझते हैं। और इससे पहले मैंने आप सभी को अध्याय 1 और अध्याय 2 समाप्त कर दिया है, और उसके सभी के सभी प्रश्न उत्तर को भी मैंने समाप्त कर दिया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो पहले जाइए बच्चों, अध्याय 1 और अध्याय 2 को पहले जाके देख लीजिए। उसके बाद आप लोगों को अध्याय 3 पढ़ना है। तो यहाँ से बच्चों एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है, आप पहले इसे क्लियर कीजिए। प्रश्न ये बनेगा बच्चों आप लोगों को, ठीक है, देखिए मैं बता रहा हूँ कि मैक्स मूलर के माध्यम से क्या लिखा गया है बच्चों। मैक्स मूलर के माध्यम से एक भाषण जो है कि बच्चों दिया गया है, और वो भाषण है भारत से हम क्या सीखे। समझ में आया बच्चों? मैक्स मूलर जी एक भाषण देते हैं, ठीक है, जिस भाषण का नाम है भारत से हम क्या सीखे, और इसे ही हिंदी में रूपांतरण बच्चों किसी दूसरे के माध्यम से किया गया है, और वही चीज यहाँ पर दिया गया है। तो समझ में आ गया? आपको एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछेगा कि भारत से हम क्या सीखे, ये कौन सी विद्या है बच्चों। तो ये एक भाषण है, यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत से हम क्या सीखे, ये एक भाषण है। ठीक है, समझ में आ गया? तो आइए अब हम लोग कवि परिचय देखते हैं। सबसे पहले हम लोग कवि का जो है ना इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, उसके बाद पाठ को पढ़ेंगे। हालांकि बच्चों मैं पहले ही आप लोगों को ये क्लियर कर दूं, ये जो पाठ है भारत से हम क्या सीखे, ये काफी लॉन्ग चैप्टर है बच्चों। तो इतना लॉन्ग चैप्टर को पढ़ना तो थोड़ा दिक्कत वाली बात है बच्चों। इसीलिए मैंने इसे क्या किया है, शॉर्ट में जो है कि आप लोगों को लाकर दिया है। ठीक है, शॉर्ट में जो है कि हम लोग पढ़ेंगे, और मैं जितने भी टॉपिक लाया हूँ अगर आप इसे कर लेते हैं तो फिर से आपको चैप्टर भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद अगर एक बार चैप्टर पढ़ लेते हैं तो बाबू समझ लीजिए आपको हर एक चीज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अब हम सभी कवि परिचय को करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग मैक्स मूलर के बारे में जानेंगे। ठीक है, यहाँ वो जीवन परिचय आप लोग समझ रहे हैं, हर एक इंसान का कुछ ना कुछ जीवन परिचय होता है बच्चों। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि विश्वविख्यात विद्वान फ्रेडरिक मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के डेसाउ नामक ग्राम, ठीक है बच्चों, डेसाउ नामक नगर में 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को हुआ था। तो मैक्स मूलर का जन्म कब कब हुआ था बच्चों? 6 अगस्त 1823 ईस्वी को हुआ था बच्चों। कब हुआ था? 6 अगस्त 1823 ईस्वी को। और कहाँ पर हुआ था बच्चों? तो आपको याद रखना है जर्मनी में, यानी कि ये जर्मनी के थे बच्चों। और जर्मनी में भी एक नगर था जिस नगर का नाम है बच्चों डेसाउ नगर। ठीक है, डेसाउ नामक नगर, समझ में आ गया? डेसाउ नामक एक नगर है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और ये एक विश्वविख्यात विद्वान थे बच्चों, विश्वविख्यात है। ठीक है, आप यहाँ पर ही फुल एक्सप्लेन के साथ पढ़ लीजिए, ताकि आपको इतना जो लंबा चैप्टर है ना बच्चों उसे पढ़ना नहीं पड़ेगा आप लोगों को। आगे है यहाँ पर, जब मैक्स मूलर 4 वर्ष के हुए उनके पिता विलहेल्म मूलर नहीं रहे। यानी कि जब मैक्स मूलर 4 वर्ष के ही थे बच्चों, तब उनके पिताजी जिसका नाम था विलहेल्म मूलर, उनका बच्चों निधन हो गया, यानी कि वो मर गए बच्चों। ठीक है, सोचिए बच्चों, मैक्स मूलर मात्र 4 वर्ष के ही थे और क्या हो गया, उनका पिताजी का निधन हो गया। अगर कोई घर में बच्चों आप लोग खुद समझ सकते हैं कि अगर कोई बच्चा 4 साल का है और उनका पिताजी का निधन हो जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि उस पर एक पहाड़ टूटने जैसा प्रॉब्लम आ जाएगा। वही चीज हुआ था किसके साथ? तो मैक्स मूलर के साथ हुआ था बच्चों। ठीक है, जिसका नाम था, उनके पिताजी का नाम था विलहेल्म मूलर। ठीक है, उनका मृत्यु हो गया जब मैक्स मूलर 4 वर्ष के ही थे। देखिए यहाँ पर दिया गया है ना, तो आपसे ये ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है कि मैक्स मूलर के पिताजी का मृत्यु, ठीक है, मृत्यु जब हुआ था तो मैक्स मूलर कितने वर्षों के थे? तो 4 वर्षों के थे। आपको याद रखना है कितने वर्षों के बच्चों? 4 वर्षों के। आगे है, पिता के निधन के बाद उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय होगी। आर्थिक स्थिति का मतलब होता है बच्चों पैसे की दिक्कत। अगर किसी का पिताजी का निधन हो जाए तो आप समझ सकते हैं उसके घर में जो कि कमाने खाने वाला ही नहीं रहेगा, तो ऑटोमेटिक है कि आर्थिक स्थिति उसे
होगा ही होगा, वही चीज है यहाँ पर। आर्थिक स्थिति हो गई, साथ ही साथ यहाँ दिया बहुत ही दयनीय हो गई, दयनीय, बहुत ही कष्ट वाला समझ सकते हैं आप, दयनीय हो गई। फिर भी मैक्स मूलर की शिक्षा दीक्षा बाधित नहीं हुई। सोचिए बच्चों, इतना कष्ट होने के बावजूद भी उनका पढ़ाई नहीं रुका। बचपन में ही वे संगीत के अतिरिक्त ग्रीक और लैटिन भाषा में निपुण हो गए थे। देखिए, जब वे बचपन में ही थे, माने कि ज्यादा बड़े भी नहीं हुए थे मैक्स मूलर जी, ठीक है, तभी वे ग्रीक भाषा और लैटिन भाषा में निपुण हो गए थे। यानी कि ग्रीक भाषा को पढ़ के, लैटिन भाषा को पढ़ के उसमें अच्छा खासा उसको जानकारी हो गया था बच्चों। और आपको याद रखना है एक चीज बच्चों, कि जो मैक्स मूलर साहब है वो संगीत उनका जो है ना काफी फेवरेट था, अति प्रिय था उनके लिए, समझ सकते हैं। जैसे होता है ना, किसी किसी का हॉबी होता है ना बच्चों, किसी का डांस हॉबी होता है, किसी को खाना बनाना हॉबी होता है, किसी को खेलना, एक मतलब कि पढ़ाई के साथ साथ कोई दूसरा चीज करना होता है ना, उसी तरह मैक्स मूलर साहब को, ठीक है, पढ़ाई के अतिरिक्त ये संगीत उन्हें काफी प्रिय लगता था। ठीक है, याद रखिएगा मैक्स मूलर साहब को। आगे दिया गया है बच्चों, तथा लैटिन में कविताएं भी लिखे। कौन? मैक्स मूलर साहब। देखिए यहाँ दिया है ना, ग्रीक और लैटिन भाषा में निपुण हो गए तथा लैटिन में कविताएं भी लिखने लगे, लैटिन भाषा में कविताएं भी लिखने लगे हैं। साथ ही यहाँ दिया गया है, 18 वर्ष की उम्र में लीपजिंग विश्वविद्यालय में उन्होंने संस्कृत का अध्ययन आरंभ कर दिया। जब इतना भाषा का ज्ञान उसे हो ही गया था तो वो संस्कृत को क्यों छोड़ेगा बच्चों? इसलिए उन्होंने क्या किया, जब उसे 18 साल उसका उम्र हुआ तो उन्होंने लीपजिंग विश्वविद्यालय से जो है कि बच्चों वो संस्कृत का पढ़ाई शुरू कर दिया। तो प्रश्न ये बनेगा बच्चों, आप लोगों को एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में बन सकता है कि किस वर्ष में जो है कि उन्होंने, यानी कि मैक्स मूलर साहब ने संस्कृत का पढ़ाई शुरू किया। तो आपको याद रखना है 18 वर्ष की उम्र में उन्होंने संस्कृत का पढ़ाई शुरू कर दिया था। ठीक है, और किस विद्यालय से शुरू किया था? तो लीप जिंगी, ठीक है, लीप जिंगी या लीप जिंग रहेगा तो आपको इसी में टिक मारना है, लीप जिंगी विश्वविद्यालय से उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। आगे है बच्चों, यहाँ पर देखिए, उन्होंने संस्कृत का अध्ययन आरंभ कर दिया। 1841 ईस्वी में उन्होंने हितोपदेश नामक, हितोपदेश जो है, पता है आपको हितोपदेश क्या होता है? एक होता है उपदेशात्मक, उपदेशात्मक कथा होता है बच्चों। आपको ये जो है ना हितोपदेश ज्यादातर आपको संस्कृत में देखने को मिलेगा, क्योंकि हितोपदेश के अंतर्गत ना कई महत्वपूर्ण कहानियां होती है। आप याद रखिएगा, ये हितोपदेश क्या होता है, अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं कि सर हितोपदेश क्या है। तो आपको याद रखना है बच्चों कि ये जो हितोपदेश है ये क्या है, तो ये एक उपदेशात्मक कथा है बच्चों, इसमें बहुत सारा कहानी रहता है। तो उन्होंने क्या किया, मैक्स मूलर साहब ने हितोपदेश का क्या किया, जर्मन भाषा में अनुवाद किया। जर्मन भाषा में अनुवाद करने का उसका एक उद्देश्य यही था कि जर्मनी के लोग भी हम लोग का भारत का इतना बेस्ट कल्चर जो है उसके बारे में जान सके। आखिर भारत का जो इतना प्रशंसा होता है, ठीक है, वो वहाँ के लोग भी जान सके। इसीलिए उन्होंने एक हितोपदेश का ही नहीं, अनेक ग्रंथों का भी जर्मनी भाषा में अनुवाद किया ताकि जर्मनी के लोग पढ़ सके बच्चों। हम लोग का भारत है ही कुछ ऐसा बच्चों। आगे है यहाँ पर प्रकाशित करवाया। फिर देखिए यहाँ पर क्या है, इसी समय उन्होंने कंठ, यहाँ कंठ होगा बच्चों, ठीक है, कंठ और केन आदि उपनिषदों का जर्मनी भाषा में अनुवाद किया। ठीक है, कंठ और केन ये भी एक बच्चों उपनिषद है हम लोगों का, ठीक है, भारतीयों का एक उपनिषद है जिसे उन्होंने क्या किया था, जर्मनी भाषा, जर्मनी भाषा होता है ना, लाइन बाय लाइन समझिए तब आपको काफी अच्छा तरीका से समझ में आ जाएगा, कुछ बचना नहीं चाहिए। जर्मनी भाषा में जो है बच्चों अनुवाद किया। तथा मेघदूत, मेघदूत क्या होता है बच्चों आपको पता है? मेघदूत मैं आपको बता दूं, मेघदूत, मेघदूत जो है ना बच्चों ये एक महाकवि कालिदास द्वारा रचित विख्यात दूत काव्य है बच्चों। मेघदूत क्या है? मेघदूत एक दूत काव्य है, याद रखिएगा। और मेघदूत को किसने लिखा था बच्चों? तो कालिदास ने लिखा था। प्रश्न बनेगा ये, हालांकि यह प्रश्न कई बार बना भी है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कि मेघदूत के रचयिता किसे माने जाते हैं बच्चों? तो कालिदास को माने जाते हैं। मेघदूत के रचयिता किसे माने जाते हैं? कालिदास को माने जाते हैं। और मेघदूत में भी जो है कि अच्छा खासा जानकारी है। तो मेघदूत को भी ये क्या किया, मैक्स मूलर साहब ने इसे भी जो है कि जर्मनी भाषा में अनुवाद किया ताकि मेघदूत जो इतना अच्छा दूत काव्य है इसके बारे में जर्मनी के लोग भी जान सके। साथ ही साथ बोला है
है ना। यहाँ देखिए मेघदूत का जर्मन पद या अनुवाद भी किया, यानी कि पद का जो है ना अनुवाद किया, जर्मनी भाषा में किया। भारत भक्त, याद रखिएगा बच्चों, भारत भक्त प्रश्न बनेगा ऑब्जेक्टिव में कि भारत भक्त किसे माने जाते हैं बच्चों, भारत भक्त किसे माने जाते हैं, तो भारत भक्त मैक्स मुलर को माने जाते हैं। भारत भक्त संस्कृता अनुरागी एवं वेदों के प्रति अगाध आस्था रखने वाले फ्रेडरिक मैक्स मुलर का 28 अक्टूबर, ठीक है, 28 अक्टूबर सन 1900 ईस्वी में निधन हो गया। और अंत में बच्चों ये जो है भारत के भक्त मान बोलिए, इसको संस्कृत अनुरागी बोलिए, वेदों के प्रति अगाध, अगाध का मतलब होता है सर बहुत सारा प्रेम, ठीक है, अगाध, ठीक है, बहुत सारा प्रेम आस्था रखने वाले फ्रेडरिक मैक्स मुलर का जो है कि बच्चों 28 अक्टूबर, कब बच्चों 28 अक्टूबर और 1900 ईस्वी में, 1900 ईस्वी में इसका निधन हो जाता है बच्चों। समझ में आ गया बच्चों यहाँ तक? आप यहाँ पर पहले देखिए, एक बार इसको रिवाइजिंग कर लीजिए, आपको फाइनली समझ में आ गया। आइए यहाँ से जो जो मेन मेन ऑब्जेक्टिव बन सकता है बच्चों, मैं उसे आपको क्लियर कर दूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले ये प्रश्न बनेगा कि इनका जन्म कब हुआ बच्चों, तो याद रखिएगा, आपको यहाँ देखते चलिए 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को इसका जन्म हुआ था। कहाँ पर जन्म हुआ था बच्चों, तो जर्मनी में जन्म हुआ था। कहाँ पर, जर्मनी में। जर्मनी में कहाँ पर बच्चों, तो डेसाउ नामक नगर में। कहाँ पर, डेसाउ नामक नगर में। समझ में आ गया। मैक्स मुलर के पिताजी का क्या नाम था बच्चों, विलहेल्म मुलर था। मैं यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी आपको करा रहा हूँ, हालांकि ये चैप्टर बहुत ही लॉन्ग है, ठीक है बच्चों। तो आप ये वाला भी वीडियो, यानी कि आप मेरा ये वाला वीडियो देख लीजिए ताकि आपको फिर से वो चैप्टर पढ़ना ही ना पड़े। ऑब्जेक्टिव से लेके सब्जेक्टिव कोशिश कीजिए कि यहीं से क्लियर हो जाए। उसके बाद मैं आपको केवल प्रश्न उत्तर करवा दूंगा, वहां पर जो बचेगा उसको भी वहां पर करवा दूंगा। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है या फिर मेरी बातें समझ में आ रही है बच्चों, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दें। उनके पिता विलहेल्म मुलर थे, याद रखिएगा ना। अब ये प्रश्न बनेगा कि मैक्स मुलर कितने वर्ष के थे, तो उनका पिताजी का निधन हो गया बच्चों, तो याद रखिएगा कितने वर्ष के थे, 4 वर्ष के थे। तब कितने वर्षों के थे, तो 4 वर्ष के थे, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर क्या दिया है, आपको यही चीज याद रखना है। जब उनके पिताजी का निधन हुआ तो उसका जो स्थिति है ना बहुत ही दयनीय हो गया। यहाँ पर देखिए है ना, उसका स्थिति यानी कि आर्थिक स्थिति खराब होने लगा, पैसा नहीं आने लगा। फिर भी उन्होंने क्या किया, अपना शिक्षा दीक्षा यानी कि पढ़ाई लिखाई को नहीं रोका। और याद रखिएगा प्रश्न ये भी बनेगा कि मैक्स मुलर किसके प्रिय थे बच्चों, तो संगीत के प्रिय थे। याद रखिएगा ना, मैक्स मुलर साहब किसके प्रिय थे बच्चों, संस्कृत के, सॉरी, संगीत के प्रिय थे। किसके, संस्कृत, यानी कि संस्कृत उन्हें बहुत ही अच्छा लगता था। यहाँ देखिए संगीत बच्चों, बार बार हम संस्कृत बोल देते हैं, संगीत उसे काफी पसंद था। किसे बच्चों, मैक्स मुलर साहब को। अब आगे देखिए आप लोग, ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया। फिर ये प्रश्न बनेगा बच्चों कि उन्होंने हितोपदेश, यहाँ देखिए दिया ना 1841 में उन्होंने हितोपदेश का जर्मनी भाषा में अनुवाद किया। तो हितोपदेश का जर्मनी भाषा में अनुवाद कब किया, तो 1841 ईस्वी को। कब किया, 1841 ईस्वी को, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। और यहाँ पर एक चीज और है बच्चों, मैं इधर देख लूँ एक बार जरा। हाँ, मेघदूत के रचयिता किसे माने जाते हैं, तो कालिदास को माने जाते हैं, ठीक है। फिर आपको ये भी याद रखना है, मैक्स मुलर कौन थे बच्चों, तो एक भारत के भक्त थे बच्चों, भारत के प्रति अगाध प्रेम रखने वाले व्यक्ति थे, संस्कृतानुरागी थे, संस्कृत के प्रति भी काफी ये जो है कि इसका लगाव था। वेदों के प्रति, वेद जो होता है हम लोग का, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन सबों में भी वो काफी आस्था रखते थे बच्चों, कौन, मैक्स मुलर। लेकिन इनका जो है कि बच्चों निधन हो जाता है 28 अक्टूबर को। बहुत ही दुख वाली बात है, अभी ये रहते तो पता नहीं अभी और कितना कुछ करती है। 28 अक्टूबर और 1900 ईस्वी में इनका निधन हो जाता है। फाइनली बच्चों हम लोगों ने यहाँ तक समझ लिया। अब हम लोग ये समझते हैं कि इनके द्वारा जो कृति लिखा गया है वो क्या है। हालांकि कृति मैंने ऊपर में ही बता दिया, इसीलिए केवल रीडिंग देते हैं। 1994 ईस्वी में मैक्स मुलर ने संस्कृत के हितोपदेश का जर्मनी भाषा में अनुवाद किया, ठीक है। कंट और केन आदि उपन्यासों का भी जर्मनी में अनुवाद प्रस्तुत किया बच्चों। मेघदूत, अभी मैंने बताया था ना, यही सब उनका कृति है बच्चों। मेघदूत महाकाव्य का भी जो है कि जर्मन पद या अनुवाद कर, यानी कि उसका जो है कि पद का जो क्या किया, अनुवाद किया, ठीक है। यश का भी काम किया, ठीक है। इन्होंने जर्मन एवं लैटिन भाषा में अनेक रचनाओं का सृजन किया। किस किस भाषा में, जर्मन भाषा में एवं
लैटिन भाषा में बच्चों, जर्मन एवं लैटिन भाषा में अनेक रचनाओं का सृजन किया बच्चों। अनेक भाषाओं का क्या किया? सृजन का अर्थ होता है उत्पन्न किया, यानी कि वो खुद लिखा, ठीक है। और यही करके अपनी प्रतिभा, ठीक है, अपना टैलेंट को पूरे विश्व को दिखाया बच्चों। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। आइए बच्चों हम लोग आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर अब हम लोग ये देखेंगे साहित्यिक विशेषताएं। क्या देखेंगे? साहित्यिक, ठीक है, साहित्यिक विशेषताएं के बारे में देखेंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पर है मैक्स मुलर पाश्चात्य विद्वानों में अग्रगण्य हैं। इन्होंने इन्होंने वैदिक तत्व ज्ञान को मानव सभ्यता का मूल स्रोत माना। विवेकानंद ने इन्हें वेदांतियों का भी वेदांती कहा था, याद रखिएगा। इसे क्या कहा था? विवेकानंद ने इसे क्या कहा था? वेदांतियों का भी वेदांती। ये प्रश्न बनता है बच्चों कि वेदांतियों का भी वेदांती किसे कहा जाता है? तो आप याद रखिएगा मैक्स मुलर को कहा जाता है। वेदांतियों का भी वेदांती किसे कहा जाता है? मैक्स मुलर को कहा जाता है। और मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती कौन कहा था बच्चों? तो विवेकानंद ने कहा था। आपको ये चीज याद रखना है। आगे दिया गया है कि भारत के प्रति, ठीक है, भारत के प्रति इसका अनुराग अत्यधिक था बच्चों। क्या था? अनुराग। अनुराग का मतलब होता है बच्चों प्रेम। अनुराग का मतलब क्या होता है? प्रेम। यानी कि मैक्स मुलर साहब को भारत के प्रति प्रेम अत्यधिक था। हम लोग इंडियन हो के भी इतना भारत के प्रति प्रेम नहीं है, तो वो सोचिए वो जर्मनी होते हुए भी भारत के प्रति इतना प्रेम दिखाएं। और दिखाएं ही नहीं, उनको प्रेम था भी। रीजन ये है कि भारत का जो सांस्कृतिक, भारत का जो सभ्यता है वो औरों देशों की तुलना में कई आगे है बच्चों, ठीक है, कई गुना आगे है। यही चीज आपको याद रखना होगा। अगर मैं बात करूं कि चीन का सांस्कृतिक, भारत का सांस्कृतिक, देखिए बच्चों अलग अलग देशों का तुलना कीजिए, अलग अलग देशों का, तो हम लोग का देश ही महान माना जाएगा बच्चों। आप देख लीजिए सऊदी अरब में, वहां पर देखिए मुसलमानों की संख्या कितनी है, पाकिस्तान में मुसलमानों की संख्या कितनी है, लेकिन एकमात्र ये भारत देश है जहां पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग रहते हैं और सभी से एक समान बिहेव, वर्ताव, लगाव रखा जाता है। ये नहीं कि हिंदू है तो उसके साथ भेदभाव करेंगे, ठीक है, ईसाई है तो उसको मार के भगा देंगे, ठीक है, मुसलमान है तो उसके साथ हम लोग मिलजुल के नहीं रहेंगे। ऐसा कोई बात नहीं है बच्चों। यहाँ पर हर धर्म को एक समान अधिकार दिया गया संविधान के माध्यम से, ठीक है। इसीलिए ये देश इतना जो है कि प्रसिद्ध है। दूसरे देश के लोग हमारे देश आते हैं घूमने के लिए बच्चों, और यही सब चीज ये चैप्टर में दिया गया है। मैं आगे भी एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अनुराग अत्यधिक था किसका? भारत के प्रति किसका अनुराग अत्यधिक था? तो आपको ऑप्शन 4 को दे देगा। तो आपको टिक किसमें मारना है मेरे बच्चे? आपको मारना है मैक्स मुलर साहब में। आगे दिया है कि इन्होंने भारतीय मनुष्यों, देखिए मनुष्यों नहीं, हर एक वर्ड का अर्थ समझिए। मनुष्यों, मनुष्यों का अर्थ होता है बच्चों ज्ञानी, विद्वान, बुद्धिमान लोग। अगर मैं कहूं कि आप जो ये मेरा वीडियो को देख रहे हैं, आप काफी बच्चों मनुष्यों में से एक है, यानी कि आप काफी बुद्धिमान में से एक है। वैसे भी आप बुद्धिमान है भी बच्चों, तब ना मेरा वीडियो देख रहे हैं। नहीं तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक चलाते हैं तो आप रियल में बुद्धिमान है, पढ़ना चाहते हैं, है कि नहीं है? तो आप बच्चों काफी अच्छे हैं, मन लगा के पढ़िए। इन्होंने भारतीय मनुष्यों, यानी कि जो ज्ञानी विद्वान लोग होते हैं, उनके द्वारा सृजित साहित्य को विश्व पटल पर लाने का काम किया। यानी कि हम लोग का भारत में जितना भी बुद्धिमान लोग हैं, जितना भी ज्ञानी लोग हैं, उनके द्वारा जो भी साहित्य लिखा गया उसको वो क्या किया? विश्व पटल पर लेके गया बच्चों। अलग अलग भाषा में रूपांतरण करके अलग अलग देश में उसको जो है कि जो कि प्रकाशित करवाया गया। किसके माध्यम से बच्चों? तो फ्रेडरिक मैक्स मुलर के माध्यम से। क्योंकि अभी मैंने कहा था ना वो जर्मनी भाषा में भी लिखते थे, और जर्मनी भाषा में लिख के जर्मनी भाषा के लोग भी उनको पढ़ते थे, ठीक है। साथ ही साथ लैटिन भाषा में भी लिखते थे, संस्कृत में भी लिखते थे। तो जो जिस भाषा के ज्ञानी होते थे, ज्ञाता होते थे, वो पढ़ते थे, क्योंकि काफी अच्छा जो लिखते थे ना, वही चीज दिया गया है। तो याद रखिएगा ना, वही याद दिया कि भारतीय मनुष्यों द्वारा सृजित साहित्य को विश्व पटल पर लाने का काम कौन किया था बच्चों? तो मैक्स मुलर साहब ने कहा था। मैक्स मुलर साहब का जितना भी आप प्रशंसा कीजिए उतना ही कम है बच्चों। आगे दिया गया है उसकी महत्ता और उपयोगिता से सबको अवगत कराया। ये सच्चे रूप में भारत भक्त थे। अगर रियल में मैं आपको कहूं तो ये सच में भारत के भक्त थे मेरे बच्चे। कौन बच्चों? ये फ्रेडरिक मैक्स मुलर सच में ये भारत के क्या थे?
भक्त थे। आगे है बच्चों यहाँ पर संस्कृत साहित्यानुरागी थे। संस्कृत के प्रति भी हम अभी बताए थे ऊपर भी, हालांकि उसके प्रति उनको ज्यादा लगाव था। वेदों के प्रति अगाध श्रद्धा थी। हाँ, इनके इनके साहित्य में भारतीय वांग्मयी विशेषताओं पर गंभीर चिंतन परक सारगर्भित निबंध पढ़ने एवं देखने योग्य है। यानी कि ये जितना भी चीज लिखते हैं बच्चों, वो सही रूप में अगर मैं कहूँ तो वो पढ़ने योग्य है। ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दिया मजा नहीं आ रहा है, नहीं, ये जितने भी चीज लिखते हैं उसमें काफी ज्ञान की बात होती है बच्चों, ठीक है। इनके साहित्य में भारतीय, ये जो लिखते हैं मैक्स मुलर साहब, इनके साहित्य जो है, इनके साहित्य में भारतीय साहित्य प्राकृतिक प्राकृत भाषा संस्कृत सभ्यता विशद रूप से चित्रित हुआ है। यानी ये जो भी चीज लिखते हैं उसमें भारत के बारे में जरूर वो डालते हैं। भारत की जो सभ्यता है, ठीक है बच्चों, भारत की जो भाषा है, इसकी जो संस्कृति है, सभी के बारे में वो लिखते जरूर है। कौन बच्चों? तो मैक्स मुलर साहब, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को साहित्य विशेषताएं भी उनका समझ में आ गया। साहित्य विशेषताएं में अगर आपको नॉर्मली तौर पर याद रखना है तो आप यही समझिए कि मैक्स मुलर साहब जितने भी साहित्य को लिखते थे वो काफी यूनिक होता था बच्चों। साथ साथ अलग अलग भाषा में भी वो साहित्य को लिख लिख के अलग अलग देश में भी उनको भिजवाया गया, ठीक है। और वो जो भी चीज लिखते थे उसमें भारत के बारे में जरूर कुछ ना कुछ हुआ करता था बच्चों, वो भी चित्र के माध्यम से चित्रित रहता था, ताकि जो भी व्यक्ति वो पढ़े वो जान पाए कि हाँ कि क्या है भारत देश, ठीक है। तो आइए अब हम लोग पाठ परिचय की ओर चलते हैं। यानी कि फाइनली अभी तक हम लोगों ने जीवन परिचय ही पढ़ा, और इस अध्याय से बच्चों जीवन परिचय से ही ऑब्जेक्टिव ज्यादातर फंसता है, ठीक है, और सब्जेक्टिव आपको यहाँ से पाठ परिचय से फंसता है। तो आइए अब हम सभी स्टार्ट करते हैं बच्चों। अगर आपको फ्री में अगर नोट्स चाहिए, जैसे कि मैथ और साइंस का नोट्स अगर आपको फ्री में चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके और आप हमें व्हाट्सएप पे जो है कि हाय भेजिए, मैं आपको फ्री में पीडीएफ दे दूंगा। साथ ही साथ बच्चों आपको याद रखना है कि डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया, पर्सनली नंबर, आप हमसे कांटेक्ट करके कहीं पर भी परेशानी है या किसी भी टॉपिक पर वीडियोस चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। इससे पहले मैंने, ठीक है, मैथ का हो गया, साथ ही साथ कुछ मैथ का बेसिक हो गया, हिंदी का हो गया, हिंदी ग्रामर का भी हो गया, वो सभी वीडियोस मैंने अपलोड कर रखा है, जाइए जाके देखिए बच्चों, ठीक है। सभी वीडियो आपको मिलेगा, नहीं मिलेगा तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए, हम आपको वो वीडियो आपको भेज देंगे। आइए अब हम लोग पाठ परिचय की ओर चलते हैं। यहाँ पर है बच्चों प्रस्तुत पाठ भारत से हम क्या सीखे। वस्तुतः भारतीय सिविल सेवा, भारतीय सिविल सेवा बच्चों याद रखिएगा, भारतीय सिविल सेवा हेतु चयनित युवा अंग्रेज अधिकारियों के आगमन के अवसर पर संबोधित भाषणों की श्रृंखला की एक कड़ी है बच्चों। यानी कि ये जो है बच्चों एक भाषण है। भारत से हम क्या सीखे, ये एक भाषण है, और ये भाषण कब दिया गया था? जब भारतीय सिविल सेवा हेतु चयन कर रहा था युवा को बच्चों, तो वहां पर जब सभी को बुलाया गया था तो वहीं पर ये भाषण जो था ना बच्चों, भाषण हुआ था। और भाषण में जो है कि मैक्स मुलर साहब ने सभी व्यक्तियों को, वहां पर जितने भी व्यक्ति आए हुए थे, अलग अलग देशों से भी आए हुए थे, तो वहां पर इन्होंने क्या किया, अपना भाषण दिया बच्चों। कौन? मैक्स मुलर साहब ने, ठीक है। और वो किस भाषा में भाषण दिए थे? तो जर्मनी भाषा में भाषण दिए थे, ठीक है। वही चीज यहाँ दिया गया है। प्रस्तुत पाठ भारत से हम क्या सीखे। वस्तुतः भारतीय सिविल सेवा हेतु चयनित युवा अंग्रेजी अधिकारियों के आगमन, देखिए यहाँ दिया ना, युवा अंग्रेजी अधिकारियों के आगमन यानी आ रहा था, ठीक है, इसी के अवसर पर संबोधित भाषणों को श्रृंखला की एक कड़ी है ये बच्चों। आगे है कि प्रथम भाषण का यह संक्षिप्त एवं संपादित अंश है, ये एक अंश है बच्चों, संक्षिप्त अंश है। इसका भाषांतरण, यानी कि देखिए भाषा तो जर्मनी में दिया गया था मैक्स मुलर के माध्यम से, लेकिन हम लोग जो पढ़ रहे थे हिंदी में ना पढ़ रहे हैं बच्चों, तो हिंदी में हम लोग तभी इसलिए पढ़ पा रहे हैं क्योंकि इसका जो है ना भाषांतरण डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी के द्वारा किया गया, ठीक है। मैक्स मुलर साहब ने क्या किए, एक भाषण दिए जर्मनी में, ठीक है, जर्मनी भाषा में एक भाषण दिए, ठीक है। और वो हम लोग यानी कि सभी भारतीय भी समझ पाए, इसलिए इसका हिंदी में रूपांतरण कर दिया गया बच्चों डॉक्टर भवानी शंकर के माध्यम से। याद रखिएगा, प्रश्न बनेगा कि भारत से हम क्या सीखे,
हिंदी रूपांतरण इसका कौन किया बच्चों? तो याद रखिएगा, डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी जी ने किया था। कौन किया था? डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया था। आगे है कि इनमें लेखक ने भारतीय सभ्यता, यानी कि जब वो भाषण दे रहे थे लेखक, ठीक है बच्चों, जब लेखक भाषण दे रहे थे तो भारतीय सभ्यता की प्राचीनता की, भारत जो है हम लोगों का ये कितना प्राचीन है एवं विलक्षणता के विषय में नवागंतुक जो नया नया युवक लोग आए हुए थे बच्चों, अधिकारियों के रूप में, ठीक है, अधिकारी बनने के लिए यहाँ जो आए हुए थे सभी को उन्होंने बताए हम लोग की भारत का जो ये विशेषता है, इसी के बारे में बताया। आगे है, विश्व भारत की सभ्यता से बहुत कुछ सीखती है। वही भाषण के दौरान कह रहे हैं कि जो ये विश्व है, ये जो वर्ल्ड है, भारत की सभ्यता से बहुत कुछ सीखती है, तथा केवल सीखती ही नहीं बच्चों, तथा ग्रहण भी करती है। सीखती भी है और उसे स्वीकार भी करता है और मानता भी है कि हाँ ये सत्य है। जैसे कि बच्चों अभी आप लोगों को पता होगा कि हाल फिलहाल में ये महाकुंभ हुआ था बच्चों। जब महाकुंभ हुआ था तो वहां पर अलग अलग देश के लोग आए थे, क्योंकि हम लोग का सभ्यता ही इतना यूनिक है बच्चों, ठीक है, कि अलग अलग देश के, ठीक है, चाइना से, जापान से, चीन से, अमेरिका से, अलग अलग देश के लोग कहाँ आए थे बच्चों? हम लोग का भारत देश आए थे यहाँ का सांस्कृतिक सभ्यता को देखने के लिए। वही चीज यहाँ पर कहा गया है, विश्व भारत की सभ्यता से बहुत कुछ सीखती है तथा ग्रहण भी करती है। ठीक है बच्चों, वही है। आगे है, यह एक विलक्षण देश है। कौन बच्चों? भारत एक विलक्षण देश है, इसकी सभ्यता एवं संस्कृति से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। अगर आप भारत की सभ्यता और सांस्कृतिक से अगर कुछ सीखना चाहें तो बाबू उसका अंत नहीं है, इतना कुछ सीखा जा सकता है। वही लेखक कह रहे हैं, ठीक है, कि भारत की सभ्यता एवं सांस्कृतिक से बहुत कुछ सीखा जा सकता है, क्योंकि हम लोग का भारत है ही कुछ ऐसा बच्चों। आगे है कि नई पीढ़ी अपने देश तथा इसकी प्राचीन सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान साधना, प्राकृतिक वैभव आदि की महत्वता प्रमाणिक ज्ञान प्रस्तुत भाषण से प्राप्त कर सकेगी। और वो कह रहे हैं, कौन? मैक्स मुलर साहब भाषण के माध्यम से कह रहे हैं कि हम लोग का जो भारत देश है बच्चों, ये सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान साधना, प्राकृतिक वैभव, ठीक है, ये सभी से क्या है? परिपूर्ण है बच्चों हम लोग का ये भारत देश। ये कौन बता रहे हैं? मैक्स मुलर साहब भाषण के माध्यम से सभी जो भी आए थे परीक्षा में चयनित होने के लिए उसे बता रहे हैं। आगे देखिए बच्चों, यहाँ पर दिया गया कि भारतीय संपदा, आखिर हम लोग का जो संपदा है, ये संपदा का अर्थ होता है बच्चों धन, ठीक है। भारतीय संपदा के बारे में हम लोग जानते हैं। भारत से हम क्या सीखे? निबंध द्वारा मैक्स मुलर ने भारतीय श्री संपदा से पूरे विश्व को अवगत कराया है कि हम लोग के पास आखिर कितना संपदा है। इससे विश्व को क्या करा है बच्चों? अवगत कराया है। आपको पता ही होगा बच्चों कि हम लोग का जो ये देश है, ये सोने की चिड़िया कहा जाता था बच्चों। तो यही थे हम लोग का भारतीय संपदा, सोने की चिड़िया हुआ करता था किसी टाइम बच्चों ये। और ये बात भाषण के माध्यम से कहते भी है, मैक्स मुलर साहब कहते भी है। जब आप लाइन बाय लाइन बच्चों क्या कीजिएगा, बुक को पढ़िएगा तो आपको वहाँ हर एक चीज मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, हालांकि यहाँ पर उतना चीज मैं नहीं लिया हूँ, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं वो लिया हूँ, ताकि कम समय में मैं आपको अधिक से अधिक जानकारी दे सकूँ। अगर मैं वहां से सारा का सारा लाकर अगर आपको बताना शुरू कर दूं तो आप लोग बोलिए 4-5 घंटा पढ़ने के लिए तैयार है, तो मैं वहां से लाकर आपको पढ़ाना शुरू कर दूंगा बच्चों, ठीक है। हाँ, क्योंकि मैं जब भी पढ़ाता हूँ तो लाइन बाय लाइन पढ़ाता हूँ, और वो जो है करीब 8-9 पेज के आसपास है। अगर मैं वो सभी अगर पढ़ाऊँ तो काफी टाइम लग जाएगा ना, इसीलिए वही दिया यहाँ पर कि सोने का चिड़िया भी कहा जाता था। सोचिए यहाँ की संपदा कितना अधिक था। भारत ने पूरे विश्व को क्या दिया? मानव हित के लिए इनके द्वारा संपदा कार्य का कितना महत्व है आदि विषयों पर तर्क संगक यानी कि तर्क लगा के बच्चों और व्यवहारिक पक्षों पर अपनी लेखनी द्वारा ध्यान केंद्रित करते हुए मैक्स मुलर ने विशद प्रकाश डाला है। यानी कि मैक्स मुलर साहब जो है, ठीक है, भारत सभी को क्या दिया नहीं दिया है, ठीक है, इनके बारे में वो काफी कुछ लिखते हैं, सबको बताते हैं बच्चों, ठीक है। हाँ, आगे यहाँ पर है कि भारतीय भू संपदा प्राकृतिक सुषमा, प्राकृतिक सुषमा का अर्थ पता है बच्चों क्या होता है? अत्यधिक सुंदर। क्या होता है? सुषमा का अर्थ होता है अत्यधिक सुंदर। प्राकृतिक अत्यधिक सुंदर
भू आकृति, भू यानी जमीन की जो आकृति है बच्चों, जंगल, जमीन, जल आदि के बारे में विवश चर्चा करते हुए महत्वता एवं रेखांकित किया है। इस भाषण में बच्चों लेखक इस भाषण में लेखक भू संपदा, प्राकृतिक सुषमा बच्चों, प्राकृतिक सुषमा यानी कि प्रकृति की कितना सुंदरता है, अगर आप चैप्टर पढ़िएगा तो वहां ज्यादा मिलेगा, मैं यहाँ पर बता देता हूँ। प्राकृतिक सुंदरता, भूमि की आकृति, हम लोग के पास यानी कि भारत के पास कितना जंगल, जमीन, जल, झरना है बच्चों, ये प्राकृतिक सुंदरता, मन मोह लेने वाली ये हवाएं, इन सबों के बारे में बच्चों वो बताते हैं। कौन बच्चों? तो मैक्स मुलर साहब, ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ पर दिया है भारतीय संस्कृति के बारे में भी दिया गया है। किसके बारे में? भारतीय संस्कृति के बारे में दिया गया है। यहाँ है संस्कृत भाषा की प्राचीनता, उसकी उपयोगिता, भाषिक संरचना एवं महत्व पर पूर्ण रूपेण प्रकाश डालते हुए भारतीय लोगों के रहन सहन, खान पान पर सम्यक चित्रण किया है। और भारतीय संस्कृति के बारे में भी लेखक बताते हैं और कहते हैं बच्चों, यहाँ दिया ना देखिए, प्रकाश डालते हुए भारतीय लोगों के रहन सहन के, आखिर भारत के लोग कैसे रहते हैं। हम लोग देखते हैं ना, गर्मियों में अलग वस्त्र, ठंडी में अलग वस्त्र पहनते हैं ना बच्चों, बरसाती के लिए अलग वस्त्र। तो हम लोग जो जो वस्त्र पहनते हैं, रहन सहन कैसे रहते हैं, खान पान यानी कि हर एक मौसम का खाना पीना भी हम लोगों के लिए अलग होता है बच्चों। ठीक है, खान पान पर सम्यक चित्रण करते हुए सभी को बताते हैं। ठीक है, जैसे कि बच्चों बहुत सारे, जैसे तरबूज हो गया, तरबूज को क्या हम लोग ठंड में खाते हैं बच्चों? नहीं खाते, ज्यादातर गर्मी में खाते हैं कि नहीं खाते हैं। बहुत सारी ऐसी सब्जियां भी है बच्चों जिसे हम लोग ठंड में नहीं खाते, गर्मी में खाते। जैसे गर्मी का मौसम जब आएगा तो आपको परवल और भिंडी ज्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन ठंडी के मौसम में आपको ज्यादातर ये भिंडी परवल उतना देखने को नहीं मिलेगा बच्चों। वही चीज दिया है कि भारत में जो रहन सहन है, खान पान है, सभी के बारे में बच्चों मैक्स मुलर साहब बताते हैं। आइए अभी हम लोग आगे देखते हैं कि और क्या क्या बताते हैं। भारत के इतिहास के बारे में भी बच्चों बताते हैं भाषण के माध्यम से। किसके बारे में? भारत के इतिहास के बारे में। देखिए क्या बता रहे हैं। भारत का जो इतिहास है बच्चों, ज्ञान विज्ञान काफी पुराना है। ये बात भी सही है कि हम लोग का जो इंडियन हिस्ट्री है बच्चों, ये काफी पुराना है। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी क्या है हम लोगों का, ज्ञान विज्ञान नॉलेज सब जो है ये भी काफी पुराना है बच्चों। यहाँ के मनुष्यों, मनुष्यों बताए थे ना, मनुष्य का अर्थ होता है जो काफी बुद्धिमान व्यक्ति होता है। यहाँ के मनुष्यों ने अपनी साधना, साधना समझते हैं ना, वही जो साधना करते, तपस्या करते हैं, अपनी साधना और त्याग भावना से लेकर लोकहित का काम किया है। सही बात है। हम लोग के भारत में जो क्या है बच्चों, बुद्धिमान लोग हैं, वो अपनी साधना के माध्यम से, त्याग के माध्यम से लोकहित, लोगों को कल्याण करने के लिए बहुत सारे काम किए हैं। जैसे आप गांधी जी को ही देख लीजिए, किए है ना। आखिर गांधी जी किसमें क्या प्रॉफिट हुआ? देश को आजादी कराने के लिए ही देखिए कितना कुछ किए कि नहीं किए। बहुत सारे ऐसे विद्वान व्यक्ति है, ठीक है, जो कि हम लोगों के लिए भी बहुत कुछ किए हैं। हालांकि मैं, गांधी जी एक क्रांतिकारी है कि नहीं, एक क्रांतिकारी। तो वही चीज है, लेकिन यहाँ पर दिया है कि मनुष्यों ने अपनी साधना और त्याग भावना से लोकहित का काम किया है। प्राचीन टाइम में जब आप लोग अगर देखिएगा इस चीज को बच्चों, बहुत सारे ऐसे ज्ञानी हुआ करते थे जो अपनी तपस्या के माध्यम से, अपना मेहनत के माध्यम से कुछ ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिए और वही ज्ञान का प्रयोग करके जन कल्याण का काम करते हैं। और अभी भी भारत में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं, ठीक है, महिलाएं हैं जो कि दिव्य शक्ति, ठीक है, ईश्वर द्वारा प्रदत्त दिव्य शक्ति प्राप्त करके, ज्ञान प्राप्त करके उसका काम लोकहित के कल्याण के लिए करते हैं कि नहीं करते हैं बच्चों। और आज के जमाने में आप लोग ये जो देखते होंगे बच्चों, साधु लोग होता है ना बच्चों, साधु लोग, तंत्र मंत्र, ये सब आखिर क्या है बच्चों? तो ये सब एक साधना का फल है बच्चों। क्या सभी लोग साधु बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे। साधु लोग का भी अगर हम लोग पर आशीर्वाद पड़ जाता है तो हम लोग खिल उठते हैं बच्चों, क्योंकि उनका आशीर्वाद लगता है। वही चीज यहाँ पर मैक्स मुलर साहब कहते हैं, चैप्टर पढ़िएगा तो वहां पर लाइन बाय लाइन ये सब चीज मिलेगा आपको। लेकिन मैं आपको ये डायरेक्ट कह रहा हूँ, ठीक है, कि साधना, त्याग भावना, ठीक है, ये सब अपना साधना करके, तपस्या करके एक अलग ज्ञान प्राप्त किए और ये ज्ञान प्राप्त करके लोकहित, लोगों का कल्याण करने में काम किया है और करते भी है बच्चों। आगे है कि मैक्स मुलर ने इनकी, बच्चों यहाँ देखिए है, मैक्स मुलर ने इनकी प्राचीन विशेषता, विलक्षण की चर्चा करते हुए, प्राचीन समय में जो हिस्ट्री के बारे में भी चर्चा करते हुए, नवागंतुकों, वो यानी कि वही जो नया नया व्यक्ति आए हुए हैं सीखने के लिए, ठीक है, जो भाषण सुन रहे हैं, को यह संदेश दिया है कि विश्व की सभ्यता,
ठीक है। जो विश्व की सभ्यता है बच्चों, भारत से बहुत कुछ सीखती है। सीखेगा क्यों नहीं बच्चों, हम लोग का सभ्यता ही इतना महत्वपूर्ण है बच्चों, और ग्रहण भी करती है। मैक्स मुलर भी स्वयं स्वयं के भाग्यशाली, यानी स्वयं को बच्चों, स्वयं को भाग्यशाली मानते हैं। खुद मैक्स मुलर अपने आप को ये भाग्यशाली मानते हैं कि उन्हें ये देश आने का मौका मिला और आके यहाँ पर इतना कुछ ग्रहण ज्ञान प्राप्त करने का मौका मिला बच्चों। भाग्यशाली मानते हैं। सोचिए बच्चों, हम लोग जिस देश में रहते हैं वही देश का नाम नहीं लेते हैं, घर का मुर्गी दाल बराबर। हम लोग जो देश में रह रहे हैं भारत, आपको पता है, आप जिस देश में रह रहे हैं इस देश में घूमने का किसी का सपना है बच्चों। बहुत सारा ऐसा व्यक्ति हैं जो कि अलग देश में रहते हैं, वो इस तड़प रहे हैं कि हम मैं भारत का दर्शन करूं। अगर आप उनसे मुंह में माइक लगा के पूछिएगा कि आप कौन सा देश घूमना चाहेंगे, तो वो सबसे पहले भारत का नाम लेगा बच्चों। क्योंकि भारत की सांस्कृतिक, भारत की सभ्यता, भारत का जो नेचर है बच्चों, ये औरों देशों की तुलना में कई गुना अधिक है। यहाँ पर आपको ज्यादातर प्राकृतिक देखने को मिलेगा बच्चों। अगर प्राकृतिक रियल में क्या होता है अगर आपको देखना है तो भारत आइए। ठीक है। अगर अलग देश का व्यक्ति को अगर रियल में देखना है कि क्या होता है प्राकृतिक, क्या होता है नेचर, व्हाट इज नेचर, तो प्लीज कम। ठीक है। कहाँ बच्चों, आइए हम लोग का भारत, और भारत आके ही वो ऐसा दर्शन कर पाएंगे। क्योंकि अलग अलग देशों में, अमेरिका ले लीजिए, जापान लीजिए, बड़ा बड़ा बिल्डिंग ही बिल्डिंग है, तो प्राकृतिक का रूप देखने को कहाँ से मिलेगा उन लोगों को। वही मैक्स मुलर साहब भी कहते हैं कि जो भी यहाँ पर आएंगे वो भाग्यशाली के समान होंगे बच्चों। मैक्स मुलर भी स्वयं भाग्यशाली मानते हैं और अपने आप को भाग्यशाली कहते हैं, क्योंकि खुद वो कहाँ से आए हुए हैं, जर्मनी से आए हुए बच्चों, और हम लोग का सांस्कृतिक सभ्यता को देख के प्रसन्न हो गए हैं। ठीक है। इस लक्षण इस विलक्षण देश की सभ्यता, सांस्कृतिक हम लोग का जान ही रहे ना बच्चों, कितना हम लोग का फेस्टिवल होता है। हिंदू में देखते होंगे छठ पर्व, देख लीजिए आप लोग, दीपावली, दुर्गा पूजा, कितना धूमधाम से मनाया जाता है। जब ये पर्व आता है तो हम लोग को कितना खुशी आ जाता है, आता है कि नहीं आ जाता है। यही वो देश है बच्चों जहाँ भाई बहन को, ठीक है, एक रक्षा सूत्र में बांध दिया जाता है। यस या नो बच्चों। जब यहाँ पर, यही वो देश है जहाँ पर जब पति पत्नी एक बार शादी कर लिया तो वो सातों जन्म के लिए एक हो जाता है बच्चों। लेकिन औरों देशों में ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। मदर्स डे, फादर्स डे, बस इसी में जो है कि खत्म है बच्चों वहां पर। वही चीज यहाँ पर दिया गया है। ठीक है। और मैं आप लोगों की एक चीज बता दूं, ये जो बच्चों आप लोग सुनते होंगे आज मदर्स डे है, आज फादर्स डे है, हैप्पी बर्थडे है, आज केक काटो, ये मोमबत्ती बुझाओ, रियल में मैं आपको बताऊं ये हम लोग का कल्चर है ही नहीं। हम लोग का ये कल्चर है ही नहीं। क्योंकि हम लोग मदर्स डे नहीं मनाते हैं, क्योंकि मदर्स डे में हम लोग हर एक दिन अपने माता पिता का इज्जत करते हैं। एक दिन इज्जत करके क्या करेंगे। मदर्स डे आया तो आज पिताजी के लिए, आज जो है कि मम्मी के लिए केक काट दिए, फादर्स डे में पिताजी के लिए केक काट दिए, और अगले दिन पिताजी से, मम्मी जी से लड़ाई झगड़ा की। वो हम लोग के भारत में नहीं होता है। हम लोग का भारत में हर एक दिन माता पिता का सम्मान किया जाता है बच्चों। वो है एक भारत देश। उन्हीं का व्याख्यान करते हैं कौन, खुद खुद व्याख्यान कर रहे हैं कौन बच्चों, तो मैक्स मुलर, क्योंकि वो खुद जर्मनी का है, वो उसको वहां पर ऐसा भारतीय सभ्यता को देखने, भारतीय सभ्यता का जो ये चीज है वो वहां उसको देखने को नहीं मिलता है। हम लोग जब अपना बच्चों बर्थडे मनाते हैं, क्या मनाते हैं, बर्थडे, तो उसमें केक काट के दीप को बुझाते हैं। जबकि हम लोग का हिंदू धर्म और भारतीय सभ्यता के नियम है बच्चों कि हम लोग खुशी से दीप जलाते हैं, ना कि दीप बुझाते हैं। आप मानते कि नहीं इस चीज को, लेकिन अलग देश का परंपरा अपना लिए हैं और क्या करते हैं, बुझाते हैं। बुझाना नहीं है आपको। आइंदा आपका जब भी बर्थडे आए, जन्मदिन आए बच्चों, तो खुशी से गरीबों का मदद करे बच्चों उस दिन। और जो पैसा आप लोग इधर उधर में मोमबत्ती कैंडल में बर्बाद करते, किसी गरीब का मदद करते बच्चों। ये है हम लोग का भारतीय सभ्यता। तब ना आज ये सभ्यता अगर बचा कर रखेंगे तब ना 10 साल बाद, 20 साल बाद अलग देश से, हो सकता है कल हो के चाइना से बच्चों, हो सकता है कल जापान से, कल अमेरिका से, जब कोई यात्री परिभ्रमण करने के लिए हम लोग का देश आए तो देखेंगे वो, तो वो भी चौंक जाएंगे कि आहा, कितनी सुंदर व्यवस्था है यहाँ पर। जन्मदिन पर देखिए यहाँ पर दीप बुझाया नहीं बल्कि दीप जलाया जा रहा है। लेकिन जब आप वही रूल अपनाइएगा, वही देश का रूल अपनाइएगा कि यहाँ दीप को बुझाना है, तो वो भी क्या कहेगा, जा ये तो हम लोग का देश में भी होता है और यहाँ भी होता है, तो कौन सा यूनिक होगा। तो इस तरह से हम लोग का सभ्यता नष्ट हो जाएगा बच्चों। इसीलिए प्लीज आप लोग पढ़ रहे हैं, अपनी सांस्कृतिक सभ्यता को बचाइए। समझ में आ गया। हाँ, आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है। नहीं तो फिर मैक्स मुलर जैसा कोई और व्यक्ति हम लोग का भारत आएगा तो जरूर, लेकिन इन सब चीजों का व्याख्यान ही नहीं कर पाएगा। अगर आज के जमाना में अगर कोई व्यक्ति आ जाए अलग देश से, तो
शायद कम चीज़ों के बारे में ही व्याख्यान कर पाएगा, क्योंकि हम लोग खुद जितना शिक्षित होते जा रहे हैं उतनी अपनी सभ्यता के साथ खेल करते जा रहे हैं बच्चों, ऐसा नहीं करना है। ठीक है? देखिए, करीब से देखने, समझने और उन्हें उन्हें मौका जो है कि मिला है। भाषण की महत्ता आज भी है और उनके द्वारा जो ये दिया गया भाषण है उसका महत्व आज भी है। आगे है कि स्वदेशाभिमान के विलोपन के इस दौर में आज भाषण की उपयोगिता और बढ़ जाती है बच्चों। लेखन के मतानुसार भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता मैक्स मुलर और यूरोपियन लोगों के लिए यूरोपियन लोगों के लिए वांछनीय है, क्योंकि भारत के पास जो है बच्चों, भारत के पास विविध क्षेत्र में ज्ञान का विलुप भंडार है। हम लोग के पास बच्चों क्या, भारत के पास विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान का तो इतना भंडार है कि वो ज्ञान हम लोग ले भी नहीं सकते हैं। दर्शन का क्षेत्र हो, दर्शन करने का क्षेत्र हो, या कला का क्षेत्र हो, ज्ञान विज्ञान, भू विज्ञान की बातें हो, वनस्पति शास्त्र और वनस्पति विज्ञान हो बच्चों, चाहे वनस्पति शास्त्र हो, प्राप्त करना हो तो उसे भारत का दर्शन करना ही होगा बच्चों। अगर रियल में अगर आपको अगर अच्छा अच्छा चीज का दर्शन करना है, साइंस, टेक्नोलॉजी, वनस्पति विज्ञान क्या होता है, वनस्पति क्या होता है, ये जो आयुर्वेदिक वगैरह होता है, होम्योपैथी वगैरह होता है, अगर आपको रियल में देखना है तो आपको भारत का दर्शन करना ही होगा। वही मैक्स मुलर साहब बता रहे हैं, किसे, भाषण के माध्यम से बच्चों, जर्मनी में भाषण दे रहे हैं और भाषण के माध्यम से जो जर्मनी से लोग आए हुए हैं, ठीक है, सिविल सेवा परीक्षा के लिए, उसे ये सब चीज बता रहे हैं और वो सभी सुन के काफी उन्हें आनंद मिल रहा है बच्चों, क्योंकि भारत की सभ्यता है ही कुछ ऐसी। आगे है कि भारत भू स्वर्ग सदृश, आहा देखिए कितना अच्छा शब्दों का प्रयोग किया है। भारत की जो भूमि है स्वर्ग की जैसे है बच्चों, स्वर्ग के जैसा है। यहाँ प्राकृतिक, यहाँ का जो नेचर है, प्राकृतिक बोले तो बच्चों पेड़ पौधा, नदी, जल, हवाएं, प्राकृतिक, प्राकृतिक जो है क्या है, सुषमा है। सुषमा का मतलब मैंने आपको कहा था अत्यधिक सुंदर है। यहाँ की जो नेचर है प्राकृतिक है, अत्यधिक सुंदर है बच्चों। खनिज भंडार, खनिज बोले तो वही आप लोग समझते होंगे, पेट्रोल, ठीक है, डीजल, केरोसिन, कोयला, इसी को हम लोग कहते हैं खनिज बच्चों। खनिज, हम लोग का भारत में खनिज का भी कमी नहीं है बच्चों। झारखंड में देखिए कोयला कितना है बच्चों, ठीक है, खनिज, कृषि की महत्वता, साथ ही साथ हम लोग का ही वो एकमात्र देश है जहाँ कृषि की क्या है बच्चों, महत्वता है। हम लोग वो भारतवासी है बच्चों जो फसल काटने से पहले उसे पूजा करते हैं बच्चों, सिंचाई करने से पहले पूजा करते हैं बच्चों, कोई भी खेत में मशीन लगाने से पहले उसका हम लोग पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं बच्चों। ईश्वर से कल्पना करते हैं कि हे ईश्वर, इस बार का फसल मेरा अच्छा है, क्योंकि हम लोग ईश्वर में विश्वास करने वाले हैं। हम लोग के पास कृषि का बहुत ही महत्व है बच्चों, है कि नहीं है। हम लोग का जब भी पिताजी फसल काटते हैं तो देखिएगा उसमें पूजा करके फसल काटते हैं। या फिर आप ये देखिएगा स्टूडेंट मेरे, कि जब हम लोग का पिताजी खेत में कोई चीज लगाते भी है तो भी ईश्वर से प्रार्थना करके, भगवान से प्रार्थना करते हैं, ठीक है, कि फसल अच्छा हो बच्चों। वही चीज यहाँ पर कहा गया, कृषि की महत्ता है। यह तपस्वियों की, जो तपस्या करने वाले होते हैं उसी को कहता है, तपस्वियों की साधना भूमि है। तपस्वी, जो तपस्वी होते हैं, तपस्या करते हैं, उनकी ये साधना भूमि है। और सब देश में आपको साधना करने वाले नहीं दिखेंगे बच्चों। जाइए आप चाइनीज, ठीक है, चाइनीज मतलब चाइनीज जो लोग होते हैं, जाइए आप चीन, जापान, वहां पर आपको कोई भी चीन के लोग जो चाइनीज होते हैं, आपको वो नहीं दिखेंगे कि कहीं पर साधना कर रहे हैं, नहीं दिखेंगे आप लोगों को। जापान का जो जापानी व्यक्ति है कहीं पर आराम से एक वन में, जंगल पे, पहाड़ पर जाकर वो साधना कर रहे हैं, नहीं, वो केवल भारत में ही देखने को मिलेगा। वही यहाँ पर कहा गया, भूमि, जन्म भूमि, जितने भी तपस्वी है उनका ये साधना भूमि है, जन्म भूमि है, यहीं वो जन्म लेते हैं, और कर्म भूमि भी है, साथ ही साथ ये उसका मृत्यु भूमि भी है, क्योंकि वो यहाँ वो जन्म लिया, मृत्यु लिया, तो मरेगा भी यहीं पर बच्चों। क्योंकि ये भारत देश महान है बच्चों, यूं ही इसे महान नहीं कहा गया है। खुद ऐसा कौन कहते हैं, तो मैक्स मुलर साहब खुद कहते हैं। सोचिए वो, हम लोग अपना देश में अगर हम खुद का बड़ाई करें तो चलिए हम लोग ये कहेंगे कि हम लोग अपना देश में रह के, अपना देश में रह के अपना बड़ाई किए तो कोई बड़ी बात नहीं है, अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं हो रहे हैं हम। लेकिन दूसरा देश का व्यक्ति जो कि जर्मनी का है, वो खुद हम लोग का देश का क्या कर रहा है बच्चों, हाँ, व्याख्या कर रहा है, उनका गुण का, सांस्कृतिक सभ्यता का, उनका क्या कर रहा है बच्चों,
वर्णन कर रहा है। साथ ही साथ आप जब आगे का क्लास में जाइएगा बच्चों, 12th में जाइएगा, तो वहाँ पर ये भी है कि बहुत सारे यात्री हम लोग का देश आए हैं। कहाँ पर आए बच्चों? जैसे हुएनसांग हो गए, फायान हो गए, ये सब हम लोग का देश आए थे बच्चों, याद है कि नहीं? आप क्लास 9th में भी है देखे होंगे, तो वो भी भारत आए थे यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए। सोचिए, अलग देश में नहीं है क्या शिक्षा? फिर भी वो कहाँ पर आए शिक्षा ग्रहण करने के लिए? भारत नालंदा विश्वविद्यालय में। क्यों? हम लोग का जो शिक्षा व्यवस्था है वो भी काफी प्राचीन है। देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, ये सब जो विश्वविद्यालय बच्चों, ये सब जो यूनिवर्सिटी है, नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, ये सब आखिर कितना पुराना है, जो कि प्राचीन टाइम के लोग भी आके यहाँ पढ़ते थे, इसलिए तो इसका व्याख्या किया जा रहा है। वही चीज यहाँ पर है। मैं आपको यहाँ फुल एक्सप्लेन बच्चों, जो जो आपको चैप्टर में पढ़ना है वो चीज मैं यहाँ पर ही एक्सप्लेन कर देता हूँ, ताकि भारत से हम क्या सीखे सभी समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आपको अगर अच्छा लग रहा है प्लीज आप जो है बच्चों कमेंट करके हमको जरूर बताएं कि सर कैसा लग रहा है, क्योंकि एक एक कंटेंट को तैयारी करने में बच्चों काफी मेहनत लगता है। वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं बच्चों। यहाँ पर वही भाषण के माध्यम से कहा जा रहा है कि भारत में अनेक विदेशी सिक्के का विलुप्त भंडार था। हम लोग का जो भारत है, यहाँ पर अनेक विदेशी सिक्के, सिक्के समझते हैं ना बच्चों, कॉइन्स, हाँ, विदेशी सिक्के का क्या था? भंडार था। जैसे कि ईरानी सिक्के, फिर यहाँ क्या है, केरियन, थ्रेसियन, पार्थियन, यूनानी, मैकेडिनियम, ठीक है ना, मैकेडेनियन, सरको, रोमन और मुस्लिम शासकों के सिक्के यहाँ प्रचुर मात्रा में मिले थे। आखिर क्यों मिले? ये अलग अलग देशों के सिक्के भारत में ही क्यों मिले? इसका सबसे बड़ा रीजन ये है बच्चों, क्योंकि भारत प्राचीन टाइम से ही परिभ्रमण का केंद्र रहा है, सोने की चिड़िया रहा है, जिसकी वजह से सभी यहीं पर घूमने आना चाहते हैं। कई बार आपको पता होगा बच्चों कि बहुत सारे मुसलमान शासक हुए, राजा हुए, जो दूसरे देश से आके हमारे देश में बस गए बच्चों, और बसे तो वो खुद का अपना सिक्का जारी कर दिए हैं। खुद का सिक्का जारी क्यों करेंगे? करेंगे क्यों नहीं करेंगे खुद का सिक्का जारी? आए, खुद का सिक्का जारी किए, फिर वो यहीं पर मर गए, युद्ध हुआ, मर गए, तो उनका सिक्का का जो है कि यहाँ भंडार मिलता है बच्चों, वही यहाँ पर बोला गया है, मिलते हैं। अलग अलग देश के लोग आए, जैसे कि मान लीजिए कोई ईरान से व्यक्ति आए, मान लीजिए वो यहाँ राज नहीं किए, वो यहाँ आए, तो बोलिए यहाँ पर आए तो यहाँ तो इंडियन पैसा चलेगा ना बच्चों, तो वो क्या किए, पैसा को चेंज करा लिए, पैसा को चेंज करा लिए। जैसे ईरानी पैसा अगर है या सिक्का है, तो उसको इंडियन में कन्वर्ट करा लिए, तो आखिर ईरानी पैसा तो भारत में रह गया, या कुछ उसके पास पैसा हुआ करता था जो कि यहीं पर रह गया। ठीक है, अब ऐसे समझिए बच्चों, आप लोग अगर बिहार के होंगे तो आप लोग नेपाल बगल में पड़ता होगा, और आप में से कई सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे, या फिर कई के पिताजी, भाई, मम्मी पापा होंगे जो नेपाल जरूर गए होंगे। तो नेपाल आप जब भी जाइएगा तो देखिएगा वहां पर जो है ना पैसा चेंज हो जाता है। तो पैसा तो चेंज हो जाता है, आप लोग बोलिए यस या नो बच्चों, पैसा तो चेंज हो जाता है, लेकिन कई बार क्या होता है, आप नेपाली पैसे भारत लेके चल आते हैं और भारत के पैसे नेपाल लेके चल जाते हैं, तो आखिर वो पैसा तो वहीं रह जाते होगा। आप में से यहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो मेरा वीडियोस देख रहे हैं, उनके पास नेपाली पैसा होगा, और नहीं तो आप लोग नेपाली पैसा देखे जरूर होंगे। तो आप कैसे देखें? क्योंकि आपके पास आया कैसे? उसी तरह से बच्चों अलग अलग देशों का पैसा भी हम लोग के पास आया, क्योंकि अलग अलग देश के लोग जब भारत आए तो यहीं रहे, कुछ दिन रहे, कुछ पैसा यहीं पर रह गया। ठीक है बच्चों, इधर उधर एक्सचेंज होने के माध्यम से बस रह जाता है बच्चों पैसे, आप लोग को पता होगा। ठीक है, वही चीज यहाँ दिया गया है। यहाँ पर अलग अलग देशों के भी सिक्के मिले हैं, अलग अलग जो है कि शासक भी यहाँ पर आए हैं और अपना जो कि खुद का सिक्का भी चलाएं, जिसकी वजह से यहाँ प्रचुर मात्रा में सिक्के भी मिले हैं। ऐसा कौन कह रहे हैं? मैक्स मुलर साहब कह रहे हैं। आगे बोला कि दैवत, ठीक है बच्चों, दैवत, विज्ञान, कहावतें, कथाओं, भगवान सब वाला चीज होता है जो देव पर विश्वास करते हैं। विज्ञान, कहावतें, हम लोग कहावत समझते हैं, अलकत गगरी छलकत जाए, ठीक है, नाच नो आवे तो आंगन टेढ़ा, ठीक है, हसुआ का बिहार में कचिया का गीत, ये सब बच्चों क्या है? तो कहावत है। कहावत, कथाओं का महासागर रूप भारत में ही देखने को मिलता है बच्चों। और ऐसा रूप अगर आप देखिएगा, देव का रूप देखिए, विज्ञान का रूप देखिए, कहावत भी, मैंने दो चार कहावत भी सुना है बच्चों, ठीक है, कहावत, कथाएं, ये सब चीज अगर आपको देखना है तो इसका दर्शन केवल भारत में भी हो सकता है बच्चों। ठीक है, शब्द निर्माण और विरहत, शब्द भंडार, शब्द निर्माण यहाँ पर ही है जो अनेक शब्दों का निर्माण होता है बच्चों। शब्द भंडार का भी भारत के पास चिरकाल से ही क्या रहा है बच्चों? चिरकाल का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत पुराने, बहुत समय से या दीर्घ समय से,
ठीक है, दीर्घ समय से व्यवहार में लाया गया है। वही चीज यहाँ दिया है कि शब्द निर्माण और वृहत शब्द भंडार, अलग अलग शब्दों का भंडार बच्चों भारत में प्राचीन समय से ही, वही हुआ चिरकाल यानी दीर्घ समय से ही उसका हम लोग प्रयोग यानी कि व्यवहित करते आ रहे हैं, यानी कि व्यवहार करते, इसका अगर कहें तो व्यवहार करते आ रहे हैं। ठीक है, अब आपको इतना दूर समझ में आ गया। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर कहा गया कि भारत में अनेक जातियां, आप लोग को भी पता है कि भारत में अनेक अनेक जाति के लोग होते हैं। अगर आप लोग अगर कैटेगरी का बात करें तो जैसे हम लोग देखते हैं ना, कोई सहनी है, कोई राजपूत है, कोई यादव है, कोई ब्राह्मण है, तो वही चीज यहाँ पर जाति भी दे दिया कि जो भारत में अनेक जातियां, जैसे कि आर्य समाज हो गया, ये है ना आर्य, द्रविड़, मुंडा। मुंडा आप लोग जानते हैं ना, बिरसा मुंडा सुने होंगे। ठीक है, ये संथाल विद्रोह सब में आते हैं। ठीक है, अब एक चीज आप लोग याद रखिएगा बच्चों, एक होता है मुंडा विद्रोह, क्लास 12th में है ये टॉपिक, हालांकि 10th में भी है, पूछेगा कि मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे, तो बिरसा मुंडा थे। मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे, बिरसा मुंडा थे, याद रखिएगा ना। हाँ, तो वही यहाँ दिया कि भारत में अनेक जातियां बच्चों, भारत में अनेक जातियां जैसे कि आर्य, द्रविड़, मुंडा आदि हैं, जिनकी अपनी अपनी, जिनको क्या बच्चों, अपनी अपनी निजी विशेषताएं हैं। सही बात है, भारत में जितने भी अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, सबका कुछ ना अलग अलग विशेषताएं है बच्चों। अगर मैं आज के जमाने का बात करूं, अगर कोई यादव है तो देखिए उसकी विशेषता क्या है कि वो गौ माता का क्या करेगा बच्चों, पालन पोषण करके उससे दूध निकाल के अपना जीवन यापन करेगा। अगर कोई नाई है तो वह बाल काट के क्या करेगा, अपना जीवन यापन करेगा। अगर कोई मल्हार जात से बिलोंग करता है तो वो मछली पाल के, मछली को बेच के अपना घर चलाएगा कि नहीं चलाएगा बच्चों। तो हर एक जाति का अलग अलग विशेषता अगर देखने को मिलेगा, तो वो हम लोग का भारत देश है। कुम्हार है तो मूर्ति बना के, ठीक है, घड़ा बना के अपना घर द्वार चलाता है। तो वही चीज यहाँ कहा गया है इनके माध्यम से कि भारत में अनेक जातियां हैं जिनकी अलग अलग निजी व्यवस्था, निजी बोले तो पर्सनली, ठीक है, व्यवस्था है। और सभी के आचार विचार, बात करने का तौर तरीका, जो आचार विचार होता है, सब अलग अलग है बच्चों। विधि शास्त्र, धर्म शास्त्र, राजनीति की जड़ें भी भारत में ही है। अगर आप इन सब चीजों को देखिएगा तो ये सब चीज भी आपको कहाँ देखने को मिलेगा मेरे बच्चे, भारत में ही देखने को मिलेगा। आगे है कि भारतीय वांग्मय और संस्कृत की महत्ता को भी सभी विदेशी स्वीकार करते हैं कि भारत की जो ये वांग्मयी संस्कृत की महत्वता है, इतना महत्व जो है इनको, ठीक है बच्चों, इनको सभी विदेशी विदेशी लोग जानते हैं ना बच्चों, फॉरेंट, सभी विदेशी लोग इसे स्वीकार भी करते हैं। संस्कृत का संबंध लैटिन से भी है। यहाँ पर प्रश्न बनेगा कि संस्कृत का संबंध किससे है बच्चों, तो लैटिन से भी है। इस प्रकार संस्कृत, लैटिन, ग्रीक आदि तीनों भाषाएं एक ही उद्गम स्थल की है बच्चों, एक ही क्या है, उद्गम स्थल की है। हिंदू हिंदू, ग्रीक, यूनानी शक्तिशाली जातियां में भी अनेकता के बावजूद भी एकता का बीज छुपा हुआ है। यहाँ पर बच्चों हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यूनानी शक्तिशाली, जितना भी अलग अलग जाति है बच्चों, सब शक्तिशाली जाति होती हुई, यानी कि सब ताकतवर जाति होते हुए भी यहाँ पर सब कोई एकता का बीज बोता है बच्चों, सब एक रहते हैं। हालांकि बोलिए क्या हिंदू पावर में कम है बच्चों, मुसलमान क्या पावर में कम है? मुसलमान ये सोचता है कि हमको ज्यादा पावर है, हिंदू सोचता है हमको ज्यादा पावर है। यहाँ पर सिख भी सोचता है कि अरे हम लोग क्या है, हम लोग भी किसी से कम नहीं है। तो यहाँ पर सभी धर्म के लोग, कोई किसी से कम नहीं है, कम नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर सब कोई एकता का बीज बोता है, सब एक समान रहते हैं बच्चों। जब हम लोग कभी भी हॉस्पिटल जाते हैं बच्चों, तो क्या हम लोग वहाँ हिंदू मुस्लिम देखते हैं क्या? कभी नहीं देखते हैं कि वो मेरा इलाज हिंदू कर रहा है या मुस्लिम कर रहा है। जब हम लोग खून डोनेट करते हैं, ब्लड देते हैं, तो हम लोग वहाँ ये नहीं देखते कि कौन है हिंदू या मुस्लिम। जब रोड पर एक्सीडेंट होता है किसी का, तो हम लोग ये नहीं देखते हैं कि वो हिंदू है, वो मुसलमान है, वो सिख है, वो यहूदी है, वो यूनानी व्यक्ति है। हम लोग वहाँ सबसे पहले अपनी मानवता को दिखाते हैं, अपना जो कि जो हम लोग का सभ्यता है, सांस्कृतिक हम लोग का है, वो हम लोग उसको दिखाते हैं, और सबसे पहले हम लोग उसका प्राण की जो है कि रक्षा करते हैं। हम लोग ये कभी नहीं सोचते हैं, अगर आपके समक्ष में बच्चों आपका दुश्मन का भी अगर कुछ हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए या कुछ हो जाए, तो आप उनका भले ही कितना बड़ा दुश्मन हो, लेकिन आप थोड़ा देर के लिए जरूर सोचिएगा कि नहीं हम उसे बचा दें, उसे थोड़ा रोड से साइड कर दें,
बेचारा तड़प रहा है। क्यों? क्योंकि ये हम लोग का डीएनए में बसा हुआ है बच्चों, क्योंकि वी आर इंडियंस, हम लोग भारतीय हैं। भारत में ही ऐसा एक खून है बच्चों, जो कि अलग देशों में नहीं देखने को मिलेगा। अलग देश में जाइएगा, रोड पर तड़प के मर रहा है, कोई किसी को पूछ नहीं रहा है, बगल कार लेके चल जाएगा। हम लोग अगर साइकिल से भी जा रहे हैं बच्चों, अगर किसी को चोट लग जाए या फिर कि कोई एक्सीडेंट कर जाए, तो हम लोग साइकिल लोग के पहला कोशिश ये करते हैं कि इसको फर्स्ट में इसको क्या करें, डॉक्टर के पास पहुंचाए। बोलिए करते हैं कि नहीं करते हैं? बिल्कुल हम लोग करते हैं। याद रखिएगा बच्चों, ये है हम लोग का इंडियन। तो इतना गुण होने के बावजूद भी कौन इसका ऐसा व्याख्यान कौन नहीं करेगा उसका। वही दिया, अनेकता के बावजूद भी एकता की बीज छिपा हुआ है यहाँ पर। सब लोग अलग अलग है, लेकिन फिर भी सब एक है। अभी देखिए, हम हैं, मैं विजय सर। आपको क्या पता है कि हम हिंदू हैं कि मुसलमान हैं कि सिख है कि धर्म है? हालांकि आप लोग मेरा नाम से जान गए होंगे, लेकिन जब हम लोग पढ़ाई करते हैं तो हम तो ये नहीं देखते हैं कि ज्ञान देने वाला कौन है क्या? ऐसा हम लोग कुछ नहीं ना देखते जी, बिल्कुल नहीं देखते हैं। वही चीज है, क्योंकि हम लोग भली अलग अलग हैं। आप देखिए, आप अगर नॉर्मल समझिए, अगर मैं हूँ सहनी जाति से, हालांकि रियल में मैं सहनी हूँ, यानी कि मल्हा जाति से मैं बिलोंग करता हूँ। क्या आप लोग भी सहनी है? आप लोग हो सकते हैं, आप लोग अलग जाति के होंगे, आप लोग अलग अलग जाति के हैं, फिर भी आप हमसे पढ़ाई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यही भारत देश का पावर है बच्चों। आगे देखिए यहाँ क्या दिया है। इस प्रकार विविध क्षेत्रों में परिव्याप्त ज्ञान भंडार बच्चों, परिव्याप्त ज्ञान भंडार से परिचित होने के लिए यूरोपियन लोगों के लिए भारत की महत्वता अत्यधिक है। और इन सब चीजों को जानने के लिए, परिचित होने के लिए यूरोपियन लोगों के लिए ये भारत बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। आगे है कि भारत प्राच्य विद्या, योग, धर्म, दर्शन का उद्गम स्थल है। ये जो हम लोग का भारत है, सभी चीज का, विद्या का, योग का, धर्मशास्त्र का एक उद्गम स्थल है बच्चों। दूसरा महत्व कल भी था और आज भी है। बहुत सारे ऐसा महत्व है बच्चों हम लोग का, भारत देश का भी मैं बताऊंगा, जिसका महत्व प्राचीन समय में भी था और अभी भी है और आने वाले समय में भी रहेगा। समझ में आया बच्चों? हाँ बच्चों, मैं आपको बता दूं, ये वीडियोस लंबा, हल्का सा लंबा हो सकता है, क्योंकि हालांकि जब आप इसे, मैं जितने भी ये, जब आप इसे बुक से देखिएगा ना बच्चों, वो उसमें जितना भी है 6 से 7 पेज के आसपास, मैं उसे एक वीडियो में जब वन शॉट में क्लियर करने जा रहा हूँ बच्चों, तो ऑटोमेटिक थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो आप लोग प्लीज सपोर्ट कीजिए हमको, हम एक ही वीडियोस में खत्म कर देते हैं, ताकि आपको बार बार वीडियोस चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद जब आपको मैं प्रश्न उत्तर करवाऊंगा ना, तो आप खुद कहिएगा सर पूरा समझ में आ रहा है और मजा भी आ रहा है। पूरे विश्व में अनेक विचार से आलोकित किया है। आप लोग को पता है कि नहीं बच्चों? यहाँ पर पहले ये देखिए, धर्मशास्त्र के माध्यम में अगर मैं बात करूं, दूसरा महत्व कल भी था, आज भी है और आने वाले टाइम में भी रहेगा। वही चीज यहाँ दिया है, पूरे विश्व को अपने विचारों से आलोकित किया। कौन आलोकित किया बच्चों? तो गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध आप लोग सुने होंगे। गौतम बुद्ध क्या किए हैं? गौतम बुद्ध जी आप लोग सुने हैं ना, समझ लीजिए पहले। गौतम बुद्ध देखिए, जब प्राचीन समय में ये गौतम बुद्ध थे, ठीक है, महाबोधि वृक्ष के नीचे ये ज्ञान की प्राप्ति किए थे बच्चों। और ये प्राचीन समय में ही अपने शब्दों के माध्यम से बच्चों, अपने सत्यता के माध्यम से अपना इतना अच्छा ये वचन देते थे, प्रवचन करते थे। इसके माध्यम से ये क्या किए, हम लोग भारतीयों का तो दिल जीता ही जीता अपने शब्दों से। साथ ही साथ अलग अलग देशों के, श्रीलंका, ठीक है बच्चों, अलग आप चल जाइए इधर नेपाल, ठीक है, दूसरे देश चल जाइए चीन, अलग अलग देश में भी गौतम बुद्ध अपने ज्ञान का जो है कि बच्चों व्याख्यान किया है। इसीलिए आप लोग कोई भी देश जाइए बच्चों, कहाँ जाइए, कोई भी आप कंट्री जाइए, आपको वहाँ कोई धर्म का देखने को मिले या ना मिले, आपको वहाँ गौतम बुद्ध का जो है कि धर्म उर्म के बारे में, यानी उसका इमारत वगैरह देखने को मिल जाएगा। हालांकि बच्चों, मैंने कुछ दिन पहले नेपाल गया था, तो वहाँ पर जो है ना एक मॉल है, वहाँ पर काफी फेमस मॉल है बच्चों, सेंट्रल मॉल। अगर आप लोग गए हैं तो कमेंट कीजिएगा। सेंट्रल मॉल, वहाँ पर खुद बच्चों गौतम बुद्ध का जो है कि वहाँ पर एक प्रतिमा है। ठीक है, गौतम बुद्ध का क्या है, वहाँ पर एक प्रतिमा है। क्यों? क्योंकि उनका जो है प्रचार अलग अलग देशों में भी हुआ था, नेपाल में भी हुआ था, श्रीलंका में भी हुआ था, जापान में भी हुआ था। आप लोग देख सकते हैं बच्चों। अब आगे देखिए, यहाँ पर ये दिया गया है कि लेखक ने भूविज्ञान, वनस्पति जगत, पुरातत्व उत्खनन संबंधी सिक्कों की जानकारी के लिए, सिक्कों की किसकी बच्चों? सिक्कों की जानकारी के लिए
दैवत विज्ञान के बारे में जानने के लिए, प्राचीन कथाओं कहावतों को सुनने के लिए, भाषा विज्ञान समझने के लिए, विभिन्न जातियों आदिवासियों की सभ्यता संस्कृति, ठीक है बच्चों, जानने के लिए, कानून के बारे में जानने के लिए, धर्म शास्त्र और मानव शास्त्र को समझने के लिए, अवगहन करने के लिए, संस्कृत की महत्ता, विशालतम रूप, साहित्य को देखने देखने पढ़ने के लिए भारत का दर्शन आवश्यक है। अगर आप ये सभी चीज चाहते हैं बच्चों, विज्ञान, ठीक है, हम लोग की जो है कि विभिन्न जाति संस्कृति, कानून, धर्मशास्त्र, मानव शास्त्र, ठीक है, वनस्पति शास्त्र, भू विज्ञान, सिक्कों के बारे में, साथ ही साथ अलग अलग नेचर के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, संस्कृत सब के बारे में, तो आपको विशालतम देश भारत का जो है दर्शन करना अति आवश्यक है बच्चों। यहाँ दे दिया है ना, वही चीज यहाँ दिया गया है कि अगर आप एक बार फिर से समझ लीजिए, अगर आप ऊपर से देखते आइए, यहाँ देखिए, अगर आप क्या क्या बच्चों, अगर आप भू विज्ञान, वनस्पति, ठीक है, पुरातत्व उत्खनन, फिर यहाँ देखिए क्या दिया भगवान सबके बारे में, वही है कि दैवत विज्ञान, आगे कथाओं कहावत, ठीक है, अलग अलग भाषा विज्ञान, सांस्कृतिक सभ्यता, आदिवासी जनजाति, ठीक है, कानून रूल रेगुलेशन जो होता है, धर्म शास्त्र, मानव शास्त्र, ये सब चीज को अगर आप समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आपको भारत का दर्शन करना अति आवश्यक है बच्चों। वही यहाँ दिया कि पढ़ने के लिए भारत का दर्शन अति आवश्यक है। ये मैं आपको नहीं कह रहा हूँ कि आपको करना है बच्चों, ये मैक्स मूलर साहब किसे कह रहे हैं, भाषण के माध्यम से बता रहे हैं जर्मनी के लोगों को कि अगर आप ये सब चीज चाहते हैं तो आपको भारत में रहना होगा, पढ़ना होगा, समझना होगा, देखना होगा। समझ में आ रहा है ना बच्चों? चलिए आप आगे देखिए, अब हम लोग का समाप्त होने ही वाला है, कुछ ही चैप्टर बचा है यहाँ पर, और एक चीज इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, चूंकि देखिए लॉन्ग चैप्टर है ही बच्चों, तो ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा ही। आगे दिया है कि भारत की यात्रा जन इस प्रकार भारतीय सभ्यता, संस्कृति, ज्ञान विज्ञान, प्राकृतिक सुषमा, भाषा और साहित्य में विशेष अभिरुचि रखने वाले के लिए भ्रमण आवश्यक है। अगर आप भारत के प्रति प्रेम रखते हैं, अभिरुचि रखते हैं, तो आपको भारत का दर्शन करना ही होगा। आगे यहाँ पर एक बच्चों स्टोरी टाइप में है, समझिएगा किस टाइप में है बच्चों, स्टोरी टाइप, कहानी के टाइप में, बहुत ही गजब है, समझिएगा मजा आ जाएगा, ठीक है, इसमें बहुत दुख वाली भी बात है। आगे दिया गया कि वारेन हेस्टिंग्स, कौन बच्चों, नाम याद रखिएगा, वारेन हेस्टिंग, जब भारत का जनरल गवर्नर था, कौन था बच्चों, भारत का जनरल गवर्नर, वारेन हेस्टिंग जब भारत का गवर्नर जनरल था, वही हुआ जनरल गवर्नर, गवर्नर जनरल था, तो उसे वाराणसी के पास, कहाँ बच्चों, वाराणसी, वाराणसी के पास 172, कहाँ पर, वाराणसी, वाराणसी कहाँ पड़ता है बच्चों, आपको पता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है वाराणसी, कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। वाराणसी के पास 172 और 172 दारिस नामक सोने की सिक्के से भरा हुआ एक घड़ा मिला था। वारेन हेस्टिंग ने अपनी मालिक ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देशक मंडल की सेवा में सोने के सिक्के, ये सब चीज भी वो बता रहे हैं, सोने की सिक्के सिक्के यह समझकर भिजवा दिए थे कि यह एक ऐसा उपहार होगा जिसकी गणना उसके द्वारा प्रेषित, प्रेषित का मतलब हुआ भेजा हुआ, सर्वोत्तम दुर्बल वस्तुओं में की जाएगी, और इस प्रकार वह स्वयं को अपने मालिक की दृष्टि में एक महान उदार व्यक्ति प्रमाणित होगा। ठीक है बच्चों, आप पहले यहाँ तक समझ लीजिए, ये क्या किया, यहाँ से वारेन हेस्टिंग ने क्या किया था, वाराणसी में उसे 172 दारिस नामक सोने का सिक्का का एक क्या मिला था, एक भरा हुआ एक घड़ा मिला था, यानी कि उसमें 172 सोने का क्या था, हाँ सोने का क्या था बच्चों, सिक्का था। कितना बच्चों सिक्का था, तो 172 सोने का सिक्का था, जो कि कहाँ पर मिला था, वाराणसी में मिला था वारेन हेस्टिंग को। तो वारेन हेस्टिंग क्या क्या, वो अपने मालिक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 1600 ईस्वी में आया था बच्चों, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मालिक था बच्चों, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का मालिक था, उसे वहां जर्मनी भेज दिया, कौन भेज दिया, वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग क्या पाया, 172 दारिस नामक सोने का क्या पाया, एक घड़ा पाया, ठीक है। हम लोग का सोने का घड़ा मिलता तो मजे आ जाता ना, क्या बच्चों, हाँ बांट लेते दोनों सर और स्टूडेंट, वही चीज है। 172 दारिस नामक सोने का सिक्का मिला था, किसे मिला था, वारेन हेस्टिंग को। तो वारेन हेस्टिंग ने क्या किया था बच्चों, इसे अपने मालिक, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मालिक था, उसे
भिजवा दिया, उसे ये सोचकर भिजवा दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मालिक है ना वो समझेगा कि हाँ हाँ जो भारत में जो हम वारेन हेस्टिंग को रखे हैं वो अच्छा से काम कर रहा है, वो अपना प्रशंसा के लिए। जैसे नहीं बच्चों, कोई हम लोग घर में काम उम करते हैं तो अच्छा से करते हैं तो हम लोग क्या सोचते हैं, हाँ मेरा मम्मी पापा नाम लेगा कि हाँ मेरा बेटा आज अच्छा काम किया है, होता है ना, वही ये सोचा कि अपना, या नहीं तो हम लोग क्या करते हैं मम्मी पापा के सामने में अच्छा बनने के लिए कोई अच्छा सा काम कर देते हैं ना कभी कभी, वही चीज़ है। तो वारेन हेस्टिंग अपने जो है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का मालिक के सामने अच्छा बनने के लिए क्या किया ये, हाँ, जितना भी सोने का सिक्का मिला ना 172 सब जर्मनी भेज दिया। और ये सोचा, वारेन हेस्टिंग ये सोचा कि अगर ये जर्मनी जाएगा ना तो वहाँ का जो मालिक है वो कहेगा कि हाँ वहाँ वारेन हेस्टिंग अच्छा से काम भी कर रहा है और ये सिक्का को वो अच्छा से संभाल के म्यूजियम में रखेगा। वारेन हेस्टिंग ये सोच के वहां भेजा है, लेकिन हुआ क्या, स्वयं को अपने मालिक के दृष्टि में एक महान उदार व्यक्ति प्रमाणित होगा। स्वर्ण मुद्राओं की यह नियति थी, कंपनी के निर्देशन उनका ऐतिहासिक महत्व समझ नहीं सका, लेकिन कंपनी का जो डायरेक्टर था मेन था वो ये जो सोने का जो सिक्का भेजवाया था 172, उसका क्या महत्व है उसको नहीं समझ पाया वो। मैं एक बार फिर से बता दूंगा, उसका महत्व को नहीं समझ पाया और उन्होंने उन मुद्राओं को गला दिया बच्चों, आग में उसको क्या कर दिया, गला डाला बच्चों। सोचिए अब खत्म होने वाला है, गला डाला। जब वारेन हेस्टिंग, ओ सॉरी बच्चों मैं इंग्लैंड का रहा था तभी से, ठीक है मैं जर्मनी बोल रहा था, इंग्लैंड होगा, क्या होगा, इंग्लैंड भेजवा दिया था, मैं जर्मनी बोल दिया तो माफी चाहता हूँ। इंग्लैंड भेज दिया, कहाँ भेज दिया बच्चों, इंग्लैंड। जब वो पुनः इंग्लैंड लौटा लौटा तो स्वयं मुद्राएं नष्ट हो चुकी थी और वारेन हेस्टिंग को इस दुर्घटना से बहुत पश्चाताप जो है कि हुआ। कंपनी के डायरेक्टर जो है बच्चों, यहाँ देखिए, कंपनी के डायरेक्टर यानी कि निर्देशक उन सिक्कों के ऐतिहासिक महत्व को समझ ही नहीं पाया और अनायास में यह दुर्घटना घट गई बच्चों। अब नॉर्मली ये समझिए कि वारेन हेस्टिंग ने क्या किया, उसे 172 सोने का सिक्का मिला जिसे उन्होंने कहां पर भेजवा दिया बच्चों, बोलिए मेरे साथ, कहां भेजवा दिया, इंग्लैंड भेजवा दिया। वो ये सोचकर भेजवा दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मालिक है वो खुश होगा और खुश होकर ये कहेगा कि हाँ भारत में जो वारेन हेस्टिंग है जनरल गवर्नर है वो वहां पर अच्छा से काम कर रहा है, वो अच्छा बनने के लिए जो भी मिला वो कहाँ भेजवा दिया, इंग्लैंड। और वो ये भी सोचकर इंग्लैंड भेजवा दिया वारेन हेस्टिंग कि ये चीज को वहां पर अच्छा से देखा जाएगा और ये बहुत ही कीमती चीज है इसीलिए इसको संभाल कर म्यूजियम में रखा जाएगा, ठीक है, संग्रहालय में इसको रखा जाएगा। लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मालिक था, ओनर था, डायरेक्टर था, वो इसकी महत्वता को नहीं समझ पाया कि ये बहुत ही प्राचीन वस्तु है, उसकी महत्वता को नहीं समझ पाया डायरेक्टर यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का मालिक, और उसे गला दिया बच्चों, क्या कर दिया, गला दिया। सोचे कितना दुख हुआ होगा, उसे गला दिया। तो इस बात पर जो वारेन हेस्टिंग जब पुनः इंग्लैंड लौटे तो उसे काफी दुख हुआ, ठीक है, काफी दुख हुआ। वही यहाँ दिया कि यह दुर्घटना घट गई और उसका महत्वता के बारे में, वो सिक्के की महत्वता के बारे में ईस्ट इंडिया कंपनी के ओनर को भी उतना कुछ पता नहीं था। आगे दिया कि वारेन हेस्टिंग ने उन सिक्कों की महत्वता, ऐतिहासिकता को समझते थे, लेकिन वारेन हेस्टिंग इसकी महत्वता को समझते थे कि ये बहुत ही प्राचीन सिक्का है बच्चों, ठीक है, समझते थे। कंपनी की कंपनी के निर्देशक के अदूरदर्शिता और नासमझी पर वारेन हेस्टिंग दुखी थे और वारेन हेस्टिंग इस बात से काफी दुखी हुए, ये सब चीज वहां भाषण के दौरान बता रहे हैं। वारेन हेस्टिंग इस बात से काफी दुखी थे कि हट बहुत मुझे गुस्सा आ रहा है, वो अपने अंदर अंदर सोच रहा होगा कि मुझे काफी जो है कि दुख है इस बात से कि मैंने जो सोने का सिक्का वहां भेजवाया था उसका उपयोग नहीं किया गया, उसे गला दिया गया, उसे काफी दुख हुआ। वो ये सोचा कि काश वो वहां रहता, उसको सब आदमी देखते, इसका काफी महत्व है, लेकिन उन्हें क्या कर दिया गया, गला दिया गया बच्चों। आप ही जरा सोचिए, आप कोई वस्तु जो है ना कोई स्थान से लाइएगा, वो वस्तु आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और आप उसे आप अपना घर में ही दीजिएगा। मान लीजिए आप अपना घर में लाए और आप अपना घर में ही दिए कि पापा देखिए ना मैं ये चीज पाया हूँ, ये बहुत पुराना चीज है पापा, ये बहुत पुराना चीज है। और आपका पिताजी ये कहेंगे, या जैसे मालिक हुए ना जी, तो वो उसको क्या किया, आपके पिताजी उसको फेंक दिए या फिर उसको जला दिए, गला दिए, तोड़ दिए, तो आपको उस टाइम कितना दुख होगा। उतना ही दुख किसे हुआ था बच्चों, वारेन हेस्टिंग को हुआ था, ठीक है। आगे दिया गया बच्चों, वो दुखी हुआ था। इस लेख से नई पीढ़ी
और फिर वो ये बता रहे हैं कि इस लेख से नए पीढ़ी अपने देश तथा इसकी प्राचीन सभ्यता, जो हम लोग का भारत की प्राचीन सभ्यता है, संस्कृति है, ज्ञान साधना है, संस्कृत का वैभव है बच्चों, प्राकृतिक वैभव है, प्राकृतिक का जो इतना है बच्चों धन संपदा है, वे अवगत होगी। यह लेख एक प्रमाणित लेख है। वो बता रहे हैं कि ये जो लेख है एक प्रमाणित लेख है, जो भारतीय लोक जीवन, उसके साहित्य, इतिहास, दर्शन, भाषा, लोक रीतियों आदि का समग्र प्रकाश डालता है। और जो है कि इसका जब हिंदी में ट्रांसलेशन किया गया था, ठीक है, डॉक्टर तिवारी जी के माध्यम से, तो वो अंत में ये लाइन लिखते हैं कि ये जो लेख है, ये लेख काफी महत्वपूर्ण लेख है। ये लेख हम लोग के भारत के बारे में, ये संस्कृति के बारे में, सभ्यता के बारे में प्रमाणित किया गया है बच्चों। तो इस तरह से बच्चों हम लोग का फाइनली ये चैप्टर होता है फुल एक्सप्लेनेशन के समाप्त बच्चों। तो आप एक मिनट रुक जाइए बच्चों। अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है बच्चों तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप कमेंट करके एक बार जरूर बताएं कि ये वीडियोस आपको कैसा लगा। कमेंट करना ना भूले बच्चों कि ये वीडियोस आपको कैसा लगा। तो अगले वीडियोस में मैं आप सभी को क्या बताऊंगा, इसका प्रश्न उत्तर करने के लिए बताऊंगा बच्चों। मैं क्या बताऊंगा, इसका प्रश्न उत्तर बताऊंगा, वो भी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू अगेन टुमारो, बाय।